आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हम अपनी जो हिंदी जो पाठ्य पुस्तक है रोली, उसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी पुस्तक में दे रखा है 11 नंबर पर, और मैंने इसको नंबर दिया है 9, क्योंकि हमने पिछला जो चैप्टर था उसको 8 नंबर दिया था और अब इसको 9 नंबर दे रहे हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में ये 11 नंबर पर है। मैंने 10 नंबर का चैप्टर है वो मैंने छोड़ दिया है। अगर समय रहा तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो यही पढ़ना होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ, कई बच्चे मेरे से बार बार में पूछते हैं कि सर ये आपने बीच में एक चैप्टर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसका मतलब है वो मेरी जो वीडियो में जो शुरुआत में बात बताई जाती है वो ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आगरा की यात्रा, एक यात्रा वृत्तांत चैप्टर है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जिसके अंदर यात्रा की गई हो और उसको हम याद करके और फिर उसका वर्णन करते हैं। यानी कि हमने किसी सर्दी की छुट्टियों में या गर्मी की छुट्टियों में अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, और उस समय हमने जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान की यात्रा की, उस स्थान पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, उसका वर्णन करना ही क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक आगरा जो बहुत ही प्रसिद्ध नगर है, ऐतिहासिक नगर के रूप में इसकी मान्यता है। यानी कि इतिहास के अंदर आप हैं वो क्या है, इतिहास के अंदर आप इसकी बहुत सारी बातें जानेंगे, और शायद आप जान भी रहे होंगे हिस्ट्री के अंदर कि आगरा है वो एक ऐसी मतलब राजधानी भी रही है जो मुग़ल काल से राजधानी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है ये। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आगरा है वो मुग़ल काल का प्रसिद्ध नगर था। यानी कि आगरा है वो मुग़ल काल के अंदर एक प्रसिद्ध नगर के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना वो 1504 में, इसकी स्थापना 1504 में ईस्वी में दिल्ली के जो सुल्तान थे सिकंदर शाह लोदी, सिकंदर शाह लोदी ने की। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही मुग़ल काल आता है, बाबर आता है, बाबर के बाद में हुमायूं है, हुमायूं के बाद में अकबर है, अकबर के बाद में जहांगीर है, शाहजहाँ है और औरंगज़ेब है। और इस प्रकार से हम ये जो मुग़ल काल देखते हैं, इस मुग़ल काल के अंदर आपने देखा होगा जो 1504 के बाद में, यानी कि अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1540-42 के लगभग हुआ था। तो इस समय अकबर ने इसको अपनी क्या बनाया था, राजधानी के रूप में बनाया था। और अकबर ने बहुत सारे जितने भी मतलब युद्ध लड़े हैं, जितनी भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसका सारा केंद्र बिंदु था वो क्या था, आगरा ही था। तो आगरा के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण किया और बहुत सारे मतलब है ना गढ़ किले वगैरह भी बनवाए उन्होंने। और उनके बाद में आपको पता वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो एक इमारत के रूप में है वो है ताजमहल। ताजमहल जो 7 अद्भुत आश्चर्य जो हैं हमारे विश्व के, उनके अंदर भी इसका एक विशेष स्थान है। यानी कि 7 जो विश्व के आश्चर्य के रूप में जाने जाते हैं, उनमें आगरा का जो ताजमहल है वो भी एक अपना स्थान रखता है। तो ये एक आगरा के बारे में संक्षिप्त रूप में इसमें चैप्टर में बताया गया है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले आगरा घूमने का, तो आगरा आप जा कर के आइए, क्योंकि जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष में देखते हैं उन चीज़ों को हम पूरी ज़िंदगी भर है भूल नहीं पाते। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले घूमने का, तो ज़िंदगी में एक बार आगरा का यात्रा या सफ़र
कह सकते हैं वो आप ज़रूर करके आइएगा। अब अपनी अपनी पुस्तकें हैं वो ले लीजिए और अब हम पुस्तक के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हमारी क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी। मैं और छोटी बहन सौम्या बात कर रहे थे कि छुट्टियां किस प्रकार बिताई जाएं। तभी पिताजी दफ्तर से लौट आए और उन्होंने कहा क्रिसमस की छुट्टियों में आगरा घूमने चलेंगे। यानी कि पिताजी ने उनको बताया, लेखक कह रहा है कि मेरे पिताजी ने हमें बताया कि इस बार हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, आगरा घूमने जा रहे हैं। यानी कि जो सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक की, उन छुट्टियों की ये बातें कर रहे हैं। हम दोनों उनकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़े। पिताजी बोले तुम लोग अपनी तैयारी कर लो, हम 25 दिसंबर को आगरा चलेंगे और वहाँ एक मित्र के यहाँ ठहरेंगे। यानी कि पिताजी के जो मित्र थे वो वहाँ उनके रहेंगे। 25 दिसंबर को हम सवाई माधोपुर से रेलगाड़ी द्वारा आगरा के लिए रवाना हुए। मुझे रेलगाड़ी का सफ़र बहुत ही भाता है। भाता का मतलब होता है अच्छा लगता है या पसंद है। भाता का मतलब होता है अच्छा लगता है, अच्छा लगना, भाना। तो आगे कह रहे हैं खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य आकर्षित करते हैं। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। जंगल, नदी, पहाड़, पुल, खेत और गांव मेरी आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे। कहीं पक्षी उड़ रहे थे, कहीं गायें भैंसें चर रही थी, कहीं नलकूप से पानी निकल रहा था, तो कहीं खेतों में स्त्री पुरुष काम कर रहे थे। मैं इन दृश्यों को खो गया सा था। सौम्या एक कॉमिक्स पढ़ने में मग्न थी। माता पिताजी बातें कर रहे थे। तो इस प्रकार का ये जो दृश्य था, लेखक कह रहा है मैं बैठे बैठे जो खिड़की वाली जो सीट थी उस पर बैठ करके मैं ये सारे दृश्य देख रहा था। रात्रि के लगभग 10 बजे हम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे के बात कर रहे हैं, रेल से गए थे उन्होंने जो ये यात्रा की है वो रेल के द्वारा की है। तो उन्होंने रेल जो जंक्शन है रेल फोर्ट, वहाँ पर स्टेशन था रेल फोर्ट, आगरा का फोर्ट रेलवे स्टेशन है, वहाँ पहुँचे। हम अभी रेलगाड़ी से उतरे ही थे कि पिताजी के मित्र राजेंद्र जी हमें लेने प्लेटफॉर्म पर आ पहुँचे। यानी कि जो पिताजी के जो मित्र थे उनका नाम क्या था, राजेंद्र जी, यानी कि मेरे नाम राशि थे। हमने भाड़े पर एक तांगा लिया। तांगा होता है घोड़ा गाड़ी, जो शायद आपने देखी है या नहीं देखी है, वो होती है घोड़ा गाड़ी, ये होती है तांगा। पहले चलता था प्यारे बच्चों, आज इसका है ना धीरे धीरे जैसे ये मोटर गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं, इसके हिसाब से इसका जो चाल चलन है वो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है। रेलवे स्टेशन के सामने, दूसरा पेज पलटिए प्यारे बच्चों। रेलवे स्टेशन के सामने ही एक विशाल किला दिखाई दिया। पिताजी ने मुझे बताया ये लाल किला है। या एक लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है, और एक लाल किला कहाँ है, आगरा के अंदर है। तो लाल किले की बात कर रहे हैं ये कि लाल किला। तांगे की सवारी में बड़ा आनंद आ रहा था। पिताजी के जो मित्र राजेंद्र जी पिताजी और माँ से बातें कर रहे थे। वे मुझे रास्ते में आने वाली गली मोहल्लों और बाज़ारों के नाम भी बताते जाते थे। जब सड़क में कोई गड्ढा आता तो तांगे का पहिया उसमें चला जाता तो बड़े जोर का हिचकोला लगता था। हिचकोला मतलब थोड़ा झटका सा लगता था। यानी कि हिचकोला होता है एक झटका लग करके फिर वापस से, जैसे हिंडोले में या ये कह सकते हैं झूले के अंदर वो झूला सा लगता है ना, वैसे तो हिचकोला लगता था। मुझे डर लगता था कि कहीं तांगा पलट न जाए। लिख कह रहा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ही वो हिचकोले ले रहा था तो ऐसा न लगे कि कहीं तांगा है वो पलट न जाए। सौम्या डर से आंखें मीचती और माँ को कस कर पकड़ लेती थी। सबसे पहले बिजली घर चौराहा आया, उसके बाद तांगे ने मामू भांजा घटिया यानी कि घाटी की चढ़ाई पार की। फिर हम सदर भट्टी, नाई की मंडी धाकरान चौराहा, सुभाष पार्क, नालबंद चौराहा, राजा मंडी बाजार होते हुए
किदवई पार्क पहुँचे। यानी कि ये जो रास्ता है वहाँ पर ये स्थान आते हैं जिनके नाम लेखक ने बताए हैं। किदवई पार्क में राजेंद्र जी का घर है। किदवई पार्क में जो राजेंद्र जी थे उनका क्या था, घर था। अब उसके बाद में उनकी पत्नी जो अरुणा, राजेंद्र जी की पत्नी का नाम था अरुणा। अरुणा जी ने हमारा बहुत ही आदर सत्कार किया, मुझे और सौम्या को खूब स्नेह दिया। वहाँ उनका पुत्र होता है, पुत्र का पुत्र उसको बोलते हैं हम पौत्र। मितेन भी था। हम कुछ ही देर में उसके साथ घुल मिल गए। सफ़र की थकान थी इसलिए कुछ देर बाद बातें की और खा पी कर सो गए। यानी कि इतनी सवाई माधोपुर से लेकर के आगरा तक वो गए रेलवे स्टेशन से, तो बैठे बैठे रहे। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफ़र में आदमी थक ही जाता है। बैठने से भी आदमी ज़्यादा अगर बैठ गया तो भी थकान हो जाती है। और गाड़ी मोटर या किसी भी प्रकार से हम वाहन से अगर कहीं जाते हैं 4-5 घंटे की अगर सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमें थकान ज़रूर हो जाती है। तो लेकिन कह रहा है कि हम थकने के कारण सो गए। पहले दिन सवेरे हम लोग ताजमहल देखने के लिए निकले। किदवई पार्क के पास स्थित सेंट जॉन्स चौराहे से हम लोग रिक्शे में बैठ गए। राजेंद्र जी ने रिक्शे वालों से कहा कि वे नूरी दरवाज़ा और फंवारा होते हुए ताजमहल चलें। नूरी दरवाज़ा और फंवारा होते हुए कहाँ चलें, ताजमहल चलें। यानी कि आज वो कहाँ जा रहे हैं, ताजमहल देखने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कहाँ से जाना है, नूरी दरवाजे से होते हुए, और फिर कहाँ जाना आपको, फंवारा होते हुए आपको अंदर लेके जाना है। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको समझा दिया। कुछ ही देर में हम नूरी दरवाज़ा पहुंच गए। वहाँ पेठा, आपको पता है कि आगरा का जो पेठा है बच्चों वो सबसे विश्व प्रसिद्ध एक अच्छी मिठाई के रूप में जाना जाता है। तो लेखक कह रहा है वहाँ पेठा, दाल मोठ, गजक और रेवड़ियों की दुकानें थी। रेवड़ी यानी कि जो सर्दी के मौसम में गुड़ के द्वारा बनाई जाती हैं। जो तिल होता है, गुड़ होता है, चीनी होती है, उसके द्वारा ये चीज़ें बनती हैं। और केवल ये गजक है सर्दी में ही आती हैं। कारीगर पेठा बना रहे थे। वहाँ हमने राजेंद्र जी की पहचान वाले एक पेठा कारखाने में गरम गरम स्वादिष्ट पेठा खाया। पंछी का प्रसिद्ध पेठा, दाल मोठ, गजक और रेवड़ियाँ खरीदी। यही वह घर भी देखा जहाँ सरदार भगत सिंह ने असेंबली में फेंकने के लिए बम बनाया था। असेंबली में भगत सिंह ने एक फेंकने के लिए जो जनरल डायर था, आपको याद हो प्यारे बच्चों, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो किसके कारण हुआ था, जनरल डायर के कारण हुआ था। तो उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस जनरल डायर को क्या कर दूंगा, मारूंगा। तो वहाँ उन्होंने इस घर के अंदर ने बम बनाया और बाद में जा कर के असेंबली में उनको मारने के लिए फेंका। तो जो असेंबली के अंदर जो जनरल डायर को मारने के लिए बम फेंका था उस घर की बात कर रहे हैं लेखक कि हमने वो घर भी देखा जहाँ पर भगत सिंह ने वो बम बनाया था। तो फिर इस प्रकार से आगे बताते हैं वो कि हमने फुवारा होते हुए हम किनारी बाजार पहुँचे। इस बाजार को अकबर ने प्रारंभ करवाया था। किनारी बाजार किसने बनवाया था, अकबर ने। तो वहाँ होते हुए आगे जा रहे हैं, वो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन से बाज़ार उन्होंने देखे। तो किनारी बाज़ार होते हुए वो आगे पहुँचे। इस बाज़ार को अकबर ने प्रारंभ किया था, यानी कि जो शुरुआत है वो किसने की थी, अकबर ने। ज़माना बदलने के साथ साथ यहाँ आधुनिक दुकानें और शोरूम खुल गए हैं। इस बाज़ार में बहुत चहल पहल थी। यहाँ से हम शाहजहाँ द्वारा निर्मित विशाल जामा मस्जिद
यानी कि शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई है प्यारे बच्चों। मुगल काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई इमारतों की बात करें तो ये एक ऐसा शासक हुआ है मुगल काल के अंदर जो इस चीज़ का बहुत ही शौक़ रखता था कि मेरे शासनकाल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इमारतें बने। और आज वास्तव में लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, या जो हमारी ही भारत में जो लाल किला और यहाँ दिल्ली के अंदर बना हुआ है, जामा मस्जिद बनी हुई है, और ये जो क्या नाम है आगरा का ताजमहल बना हुआ है, ये बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं वो शाहजहाँ जी जो शासक हैं उनके द्वारा ही बनाई गई थी। तो शाहजहाँ ने बहुत सारी ऐसी मतलब है ना इमारतें बनवाई कि जहाँ पर आज भी है ना लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो उसमें जामा मस्जिद, बिजली घर और लाल किले के सामने से होते हुए पुरानी मंडी चौराहे पर पहुँचे। ताजमहल यहाँ से पास ही है, इसलिए हम रिक्शा से उतर गए और सामने एक शिल्प कला प्रदर्शनी लगी हुई थी। शिल्प कला यानी कि हाथ से बनाई गई कुछ चीज़ों की यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो इस प्रदर्शनी को देखने के लिए हम लोगों ने सोचा क्यों न पहले प्रदर्शनी देख ली जाए, क्योंकि ताजमहल तो बाद में भी देख सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है, एग्जीबिशन लगी हुई है, उसको हम देख लें। सभी लोग प्रदर्शनी में पहुंच गए। वहाँ बहुत ही विशाल प्रदर्शनी थी। वहाँ संगमरमर और अन्य पत्थरों से बनी हुई तरह तरह की चीज़ें थीं। ताजमहल के छोटे बड़े काफ़ी मॉडल काफ़ी संख्या में थे। टेबल लैंप, सुराहियाँ, फूलदान और सजावट की ढेरों वस्तुएं वहाँ बिक रही थी। खिलौनों पर बहुत ही सुंदर पच्चीकारी की गई थी। पच्चीकारी क्या होती है, कलाकृति, उकेरना, यानी कि कलाकृति किस पर, पत्थर पर उकेरना, ठीक है, उसको बोलते हैं पच्चीकारी करना। अनेक देशी विदेशी पर्यटक जो सैलानी हैं प्रदर्शनी देख रहे थे, चीज़ें खरीद रहे थे। एक दुकान पर रखे हुए ताजमहल को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। सौम्या ने चिल्ला करके कहा भैया देखो ताजमहल। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा यह ताजमहल का मॉडल है, एक ये प्रारूप है, ये बेटा ताजमहल नहीं है। इसकी ऊंचाई थी वो 5 फुट है, यानी कि जो मॉडल रखा हुआ था वो क्या था, एक उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 5 फुट थी। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ वह मॉडल असली ताजमहल सा लग रहा था। उस दुकान से मैंने ताजमहल का एक छोटा सा सुंदर मॉडल खरीदा। तो लेखक कह रहा है कि मैंने ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल खरीदा जो बहुत ही सुंदर था, संगमरमर का बना हुआ। प्रदर्शनी देखने के बाद में हम पुरानी मंडी में से होते हुए जन कवि नज़ीर अकबराबादी की मज़ार देखने पहुँचे। नज़ीर अकबराबादी ये एक सूफी संत हुए हैं, उनकी मज़ार देखने के लिए वो पहुँचे। यहाँ सरदोत्सव होता है शरद में उत्सव मनाया जाने वाला, यानी कि एक उत्सव होता है, एक त्यौहार के रूप में होता है जो शीतकालीन जो छुट्टियाँ पड़ती हैं उनमें ही ये मनाया जाता है। तो शरदोत्सव के अवसर पर लोग मंच पर नज़ीर की रचनाओं का पाठ कर रहे थे। नज़ीर द्वारा जो पाठ किए गए हैं, यानी उनके द्वारा जो कविताएं या जो शेरो शायरी या जो गज़ल वगैरह बनाई गई हैं, जो लिखी गई हैं, उनका क्या कर रहे थे, लोग गा रहे थे उनको। उनकी नज़्में यानी कि गज़ल के जैसी होती है नज़्में। रीछ का बच्चा सुनकर बहुत ही मज़ा आया। वहीं खोमचे वाले खड़े थे। खोमचे यानी कि जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो छोटे छोटे वो कागज़ के खोमचे बना करके, लिफाफे बना करके उनमें सामान डाल करके वो बेचते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मैंने और सौम्या ने एक खोमचे वाले से तिल के लड्डू खरीद कर खाए। राजेंद्र जी ने बताया कि वसंत पंचमी पर नज़ीर का जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि जो पंचमी होती है, बसंत पंचमी होती है,
उस दिन इन नज़ीर साहब की क्या होता है, जन्म दिवस होता है। जन्म दिवस पर बहुत ही उसको धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। वहाँ पर दूर दूर से शायर आते हैं, शेरो शायरी होती है, गाना बजाना होता है और मेला लगता है। कुछ देर नज़ीर की मज़ार पर रुक करके हम लोग आगे बढ़ गए। मज़ार होती है जहाँ पर सूफ़ी संतों की जो कब्र होती है प्यारे बच्चों, उस चीज़ को बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं मज़ार। यानी कि जो कब्र के ऊपर एक ईंटों से या पत्थरों से जो चीज़ ऊपर कब्र के ऊपर बनाया जाता है, जहाँ पर उस कब्र को क्या कहते हैं, मज़ार कहते हैं। तो इस स्थान पर थोड़ी देर वो रुके और उसके बाद में आगे बढ़ गए। नेक्स्ट पेज है वो पलटिए, आगे पेज में हम पढ़ते हैं। ताजमहल निकट ही था। करीब 10 मिनट पैदल चलकर हम ताजमहल की टिकट खिड़की पर जा पहुँचे। आपको जानकर ताज्जुब होगा या कुछ बच्चों को पता भी है प्यारे बच्चों कि ताजमहल को देखने की क्या लगती है, टिकट लगती है। उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर प्रवेश करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसलिए लेखक कह रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए, टिकट खिड़की पर पहुँच गए। करीब 10 मिनट पैदल चलकर हम ताजमहल की टिकट खिड़की पर जा पहुँचे। टिकट लेकर ताजमहल के बगीचे में पहुँचे। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल सामने बहुत ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, सुंदर फूल खिल रहे थे। पौधों को काट छांट कर मनोहारी रूप दिया गया था। यानी कि पौधों की जो कटिंग करके उसको मनोहारी रूप का मतलब होता है मन को हरने वाला रूप, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला रूप है वो उनको दे रखा था। आपने भी देखा हो कई यानी बगीचे होते हैं, उनके अंदर जो पेड़ों की है वो कटिंग है वो करके बहुत ही सुंदर उनको रूप दे दिया जाता है। अपनी स्कूल में भी बहुत सारे पौधों को कटिंग करके बहुत ही अच्छा रूप दे रखा है, वही बात कर रहे हैं। फव्वारे चल रहे थे। बगीचे का दृश्य बहुत ही नयनाभिराम था। नयनाभिराम, नयनाभिराम, नयन का मतलब होता है आँख और अभिराम का मतलब होता है रुकना, कि एक जगह टकटकी लगा करके देखना। नयनाभिराम यानी कि नयन बस रुक गए और रुकने के बाद में नयनों को, आँखों को यही लग रहा है या ये भा रहा था कि बस उस चीज़ को हम क्या करते रहें, देखते ही रहें, रुके नहीं, बस उसको बोलते हैं नयनाभिराम। देश विदेश से आए हुए स्त्री पुरुष और बच्चे वहाँ घूम रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। पिताजी ने भी कैमरे से सबकी फ़ोटो खींची। बगीचे में ताजमहल के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मानो मन की कोई मुराद पूरी हो गई। मुराद क्या होती है, इच्छा। तो लेखक कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा ये फ़ोटो खिंचवाते हुए कि मेरी जो ज़िंदगी भर की जो शायद एक बहुत अच्छी, बहुत ही एक बड़ी मेरी इच्छा थी, वो आज क्या हो गई, पूरी हो गई, ऐसा लग रहा था। इसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़कर ताजमहल के मुख्य चबूतरे पर पहुंच गए। वहां घूमकर चारों ओर से ताजमहल देखा। चारों कोनों पर बनी हुई ऊंची ऊंची इमारतें, मीनारें। अब आपको पता है वहां पर 4 मीनार बनी हुई है। मीनार होती हैं जो साइड में जो बिल्डिंग इधर इधर और आगे पीछे जो 4 और बीच में ये क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ताजमहल। तो यहाँ 4 ऐसी कुछ छोटी छोटी मीनारें, छोटी छोटी ऊपर तक ये मान कह सकते हैं कि कुतुब मीनार है ना, मीनार यानी कि एक बिल्डिंग सी खड़ी की है, लेकिन वो एक खंबी टाइप की सी है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी। तो ये 4 मीनारों की बात कर रहे हैं जो साइड में बनी है और बीच में क्या है, ये ताजमहल बना हुआ है। तो वहाँ चारों ओर से ताजमहल देखा, चारों कोनों पर बनी ऊंची ऊंची मीनारें देखी। इतने पास से ताजमहल को निहारना एक अनोखा अनुभव था। और वास्तव में किसी भी चीज़ को सामने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है प्यारे बच्चों। इसलिए किसी भी चीज़ को हम केवल पढ़ करके उसका
सही आनंद है वो प्राप्त नहीं कर सकते। उसको साक्षात अपनी आंखों से देखकर ही हम उसका चरम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है। आपको पता है ये यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। तो यहाँ पीछे है वो कौन सी नदी बह रही थी? यमुना नदी। यमुना की लहरें ताजमहल की दीवारों से टकरा रही थी। मैं लहरों को एकटक देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो यमुना ताजमहल यमुना में तैर रहा हो। ऐसा क्या लग रहा था कि जैसे ताजमहल क्या कर रहा है, इस यमुना नदी में क्या कर रहा है? तैर रहा है।